कारों का क्लॉज 4 देखते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ द लोन इन्वेस्टमेंट गारंटीज एंड द सिक्योरिटीज वेदर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। अगर नहीं किया गया तो प्रोवाइड कीजिए डिटेल देयर ऑफ। यहाँ पर क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दिया जाता है कि आप इतना ही लोन इन्वेस्टमेंट या तो गारंटी या तो सिक्योरिटीज़ कर सकते हो। अगर आप उससे बियॉन्ड नहीं कर सकते तो अगर उससे बियॉन्ड करना होगा तो शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या उसको कंप्लाइंट किया गया या नहीं किया गया वो यहाँ पर बताया जाता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट जो भी एक्सेप्ट किया गया बाय द कंपनी या तो अमाउंट वेर डीम टू बी डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट या तो डीम डिपॉजिट है जहाँ पर डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय द आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से ही किया गया है, या तो प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 73 या तो 76 या तो कोई भी एनी अदर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट उसके हिसाब से उसको कंप्लाइंट करते हुए ही किया गया है। एंड जो भी रूल्स दिए गए हैं उसके अंदर उसके हिसाब से ही किया गया है। द एप्लीकेबल हैज़ बीन कंप्लाइड विद। इफ़ नॉट, अगर नहीं कंप्लाइड किया गया है तो नेचर ऑफ सच कंट्रावेंशंस बताइए। अगर ऑर्डर पास किया गया है कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा या तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएनटी के द्वारा या तो आरबीआई के द्वारा या तो कोई भी कोर्ट के द्वारा या तो कोई भी ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो सेम हैज़ बिन कंप्लाइड किया, उसको कंप्लाइड किया गया था विथ या तो नहीं किया गया है। वो भी बताइए हमको। वेदर मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ कंपनीज़ को यहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट बताई गई थी। अगर सच अकाउंट एंड द रिकॉर्ड्स हैव बीन मेंटेन, तो अगर कंपनी उसके अंदर फॉलो करती है तो क्या कंपनी ने उस अकाउंट्स को बनाया है एंड मेंटेन किया है, उन अकाउंट्स को और रिकॉर्ड्स को बनाया एंड मेंटेन किया गया है। whether the company is regular in depositing undeposited statutory dues। जो undeposited statutory dues है उसको डिपॉजिट करने के अंदर कंपनी रेगुलर है, इंक्लूडिंग द जीएसटी। यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट्स आएंगे तो जीएसटी आ गया, पीएफ आ गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आ गया, इनकम टैक्स आ गया, सेल्स टैक्स आ गया, सर्विस टैक्स आ गया, ड्यूटी ऑफ द कस्टम, ड्यूटी ऑफ द एक्साइज, वैल्यूएटेड टैक्सेस एंड एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अगर नहीं किया गया है तो एक्सटेंड बताइए कि कितना एक्सटेंड तक का एरियाज आउटस्टैंडिंग है स्टैट्यूटरी ड्यूज का एज ऑन द लास्ट डेट मतलब 31 मार्च के दिन तक का बताइए फाइनेंशियल ईयर कंसर्निंग फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ। अगर मोर देन 6 मंथ तक का वो क्या है पेएबल रहता है, आउटस्टैंडिंग रहता है। कब से जब से वो पेएबल है तब से लेके मोर देन 6 मंथ तक का वो क्या है आउटस्टैंडिंग रहता है। तो उसको भी इंडिकेट कीजिए। वेदर द स्टैट्यूटरी ड्यूज रेफर टू इन द सब क्लास ए, जो भी सब क्लास ए के अंदर दिया गया है, अगर वो डिपॉजिट नहीं किया जाता है ऑन द अकाउंट्स ऑफ द डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट की वजह से उसको दिया नहीं गया है स्टैट्यूटरी ड्यूज को, तो क्या बताना है, अमाउंट बताना है जो भी इन्वॉल्व है। फॉर्म वेल जहाँ पर डिस्प्यूट पेंडिंग है, मतलब कहाँ पर डिस्प्यूट पेंडिंग है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, एनसीएलटी के अंदर पेंडिंग है, कहाँ पर है वो सब बताना पड़ता है हमको। अब मैरी रिप्रेजेंटेशन यानी एससीएन यानी सोकोस नोटिस अगर दे दी गई है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से तो वो हम लोग नहीं मानते कि वो डिस्प्यूट है। whether any transactions not recorded in the books of the accounts have been surrendered or disclosed as an income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act 1961। क्या कोई भी ट्रांजेक्शन्स या ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया था बुक्स के अंदर, उसको सरेंडर किया गया या तो डिस्क्लोज़ किया गया जब टैक्स असेसमेंट हुआ इनकम टैक्स किया इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। अगर ऐसा कुछ है तो प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम जो थी उसको अभी प्रॉपरली रिकॉर्ड कर दिया गया है इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। वेदर द कंपनी एज डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स या तो अदर बोरोइंग्स या तो इन द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लेंडर। क्या कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया गया है रीपेमेंट लोन के अंदर या तो अदर बोरोइंग्स के अंदर या तो पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट के अंदर, कोई भी लेंडर की तरफ से लिया था और उसके अंदर अभी कंपनी ने क्या कोई डिफ़ॉल्ट किया गया है। इफ़ यस अगर किया गया है तो पीरियड बताइए एंड अमाउंट बताइए डिफ़ॉल्ट का टू बी रिपोर्टेड एज अंदर फॉर्मेट। ये फॉर्मेट के अंदर हमको देना पड़ेगा। नेचर ऑफ दी बोरोइंग्स इंक्लूडेड डेट सिक्योरिटीज़, नेम ऑफ दी लेंडर बताइए, लेंडर वाइज डिटेल्स देनी पड़ती है जब डिफ़ॉल्ट किया जाता है बैंक के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ या तो गवर्नमेंट के साथ। अमाउंट नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट, कितनी अमाउंट पेड नहीं की गई है ड्यू डेट के अंदर, वेदर प्रिंसिपल है या तो इंटरेस्ट है, नंबर्स ऑफ द डेज डिलेस कितना हुआ है या तो अनपेड हुआ है, रिमार्क कोई भी होती है तो। वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर, क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो अदर लेंडर के द्वारा। विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है तो वो डिफॉल्टर जो जानबूझकर पेमेंट नहीं करता है और डिफ़ॉल्ट करता है। वेदर द टर्म्स लोन वेर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वेर obtained, क्या जो टर्म्स लोन जिस पर्पस के लिए ली गई थी क्या उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज की जा रही है ना। इफ़ नॉट अगर नहीं तो अमाउंट ऑफ द लोन कहाँ पर ये लोन की अमाउंट डाइवर्ट की जा रही है एंड पर्पस क्या है उसका, यूज़ भी क्या है उसका,
यूज़ कैसे किया गया है उसका वो भी रिपोर्ट करके बताना पड़ेगा हमको। वेदर द फंड रेज्ड ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस, अगर फंड शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेज़ किया गया था तो उसका यूटिलाइजेशंस नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। तो ऐसा भी बताना है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है और उसको यूटिलाइज किया गया है लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, अगर ऐसा है तो नेचर बताइए, अमाउंट बताइए उसकी। वेदर द कंपनी हैज़ टेकन एनी फंड, क्या कंपनी ने कोई फंड लिया है फ्रॉम द एंटिटीज़ या तो पर्सन ऑन द अकाउंट्स ऑफ, या तो टू मीट द ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो भी सब्सिडरी एसोसिएट या तो जॉइंट वेंचर की जो भी ऑब्लिगेशंस है उसको मीट करने के लिए कंपनी ने यानी होल्डिंग कंपनी ने क्या करा है, लिया गया है ऐसी कोई भी लोन्स, यानी जिस कंपनी का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उसने अपनी लोन लिया है, मतलब अपने नाम पर लोन लिया है। किस लिए और किस लिए वो लोन लिया है, ताकि वो लोग मीट कर पाएँ ऑब्लिगेशन किसकी, उनकी सब्सिडरीज़ की, एसोसिएट या तो जॉइंट वेंचर की। अगर ऐसा कोई है तो डिटेल बताइए thereof, नेचर भी बताइए सच ट्रांजैक्शंस का, एंड जो अमाउंट है ईच केस के अंदर वो भी बताइए। वेदर द कंपनी हैज़ रेज द लोन, क्या कंपनी ने रेज किया है लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ द सिक्योरिटीज़ को प्लेज्ड करके क्या कंपनी ने लोन रेज किया गया, और ये सिक्योरिटीज़ किसकी होती है, सब्सिडरीज़, जॉइंट वेंचर या तो एसोसिएटेड कंपनीज़ की। अगर ऐसा कुछ किया गया है तो डिटेल बताइए एंड रिपोर्ट कीजिए। अगर कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया गया है रीपेमेंट करने के लिए सच लोन जो भी रेज की गई थी। वेदर द मनी रेज्ड बाय द वे ऑफ द इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब भी मनी रेज्ड किया जाता है, वेदर क्या कंपनी ने रेज्ड किया गया है मनी आईपीओ से या तो फर्दर पब्लिक ऑफर से, एफपीओ से, इंक्लूडिंग द डेट इंस्ट्रूमेंट, वेदर इंक्लूडिंग द डेट इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दरमियान में, वेर एप्लीकेबल फॉर द पर्पस फॉर विच दोज आर रेज्ड, अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच, मतलब जिस पर्पस के लिए आईपीओ या एफपीओ लाया गया था और उससे जो भी फंड रेज किया गया था, क्या उसी पर्पस के लिए कंपनी ने उसको अप्लाइड किया गया है, मतलब यूज़ किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो डिटेल बताइए टुगेदर विद द डिलेज भी बताइए, एंड या तो डिफ़ॉल्ट भी बताइए या तो सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशंस अगर कंपनी ने किया गया है कोई तो वो भी बताइए, एज में बी एप्लीकेबल, वो सबको यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। वेदर द कंपनी हैज़ मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्या कंपनी ने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्स या तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू किए हैं फुल्ली पार्टली या तो ऑप्शनल कन्वर्टेबल के बेसिस के ऊपर ड्यूरिंग द ईयर, एंड अगर किए हैं तो रिक्वायरमेंट सेक्शन 42 की एंड सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से किए गए हैं ना, क्या उसको कंप्लाइट किया गया है ना, फंड जो भी रेस्ट किए गए हैं क्या वो यूज़ किए गए हैं ना उसी पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए उसको रेस्ट किया गया था। अगर नहीं तो प्रोवाइड कीजिए डिटेल इन रेस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट बताइए जितने इन्वॉल्व थी, एंड नेचर भी बताइए नॉन कंप्लायंस का। वेदर एनी फंड बाय द कंपनी और एनी फंड ऑन द कंपनी हैज़ बिन नोटिस्ड, क्या कोई भी फंड कंपनी के द्वारा या तो कंपनी पे ऐसा कुछ नोटिस किया गया है, रिपोर्ट किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, अगर है तो नेचर बताइए, एंड जो अमाउंट इन्वॉल्व है उसको भी बताइए हमको यहाँ पर। फंड बाय द कंपनी या तो एनी फंड ऑन द कंपनी, मतलब लिया गया है या तो दिया गया है, ऐसा कुछ नोटिस हुआ है, रिपोर्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, अगर ऐसा कोई है तो उसकी नेचर बताइए और कितनी अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व थी वो भी बताइए। वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 12 ऑफ द सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट has been filled by the auditor in the form ADT4 as prescribed under the rule 13 of the companies audit and auditor rule 2014 with the central government। यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ द फ्रॉड की बात की जा रही है। ADT4 के अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो वो उसने किया गया है या नहीं किया गया वो भी बताइए। वेदर द ऑडिटर हैज़ कंसिडर्ड विशल ब्लोअर कंप्लेंट्स, क्या ऑडिटर को विशल ब्लोअर कंप्लेंट्स मिली थी, रिसीव्ड हुई थी ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी, यानी विशल ब्लोअर कंप्लेंट्स क्या होती है, उड़ती उड़ती खबर होती है कि ऐसा कोई फ्रॉड होने वाला है। तो वैसी कोई विशल ब्लोअर कंप्लेंट्स अगर मिलती है ऑडिटर को तो वो उसने इसको कंसिडर किया है, वो भी बताइए यहाँ पर। क्या उसको ऐसी कोई विसल ब्लोअर कंप्लेन मिली थी और उसने कंसिडर किया है वो भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। वेदर द निधि कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद द नेट ओन फंड टू द डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:20 टू मीट आउट द लायबिलिटीज़, यानी ये जो रेशियो है अगर निधि कंपनी की होता है तो निधि कंपनी ने क्या ये नेट ओन फंड का टू द डिपॉजिट का रेशियो फुलफिल किया है, कंप्लाइड किया है, वो कितना होता है 1:20 का होता है, ताकि वो मीट कर पाए उसकी लायबिलिटीज़ को।
whether the Nidhi company is maintaining the 10% unencumbered term deposit, जो निधि कंपनी है क्या वो मेंटेन कर रही है 10% unencumbered term deposit को as specified in the निधि rules 2014 to meet out the liabilities, ताकि वो liabilities को meet out कर पाए. whether there has been any default, क्या कोई default है in the payment of the interest on the deposit या तो repayment thereof for any period, अगर कोई है तो डिटेल बताइए उसकी. whether क्या सारे transactions with respect to the related parties are in compliant with the section 177 and 188 of the Companies Act where applicable, and the details have been disclosed in the financial statement etc as required by the applicable accounting standard. ये जो भी related parties के transactions होते हैं ये सबको disclose करना पड़ता है और डिस्क्लोज़ करना पड़ता है और इसको एज़ पर 177 और 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंप्लाइंट करना पड़ता है. तो वो सब किया गया है ना, कंपनी ने प्रॉपरली डिस्क्लोज़ किया गया है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. वो सब एज़ पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है ना, वो सब यहाँ पर हमको बताना पड़ता है. वेदर द कंपनी हैज़ एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम commensurate with the size and the nature of its business. क्या कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, क्या कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है क्या वो कमेंसुरेट कर रहा है साइज़ एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस से, मतलब जितनी साइज़ और जितना नेचर का बिजनेस है उसके हिसाब से इंटरनल ऑडिट सिस्टम लगाया गया है ना. वेदर द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स फॉर द पीरियड अंडर द ऑडिट वेर कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो भी रिपोर्ट होती है इंटरनल ऑडिटर की पीरियड के लिए, जो जिस पीरियड का भी वो ऑडिट कर रहा है उस पीरियड की जो भी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होती है, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने उस रिपोर्ट को कंसिडर किया है. वेदर द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, क्या कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शंस किया है विद द डायरेक्टर्स या तो पर्सन जो भी कनेक्ट किए जाते हैं विथ हिम. अगर किया है तो प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद, क्या कंप्लाइड किया गया है सेक्शंस 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट का. वेदर द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 IA of the Reserve Bank of India Act 1934 2 of 1934, and if so whether the registration has been obtained. यहाँ पे NBFC की बात हो जाएगी. NBFC को ये 45 IA का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है RBI के पास से, तो क्या उसने वो ऑब्टेन किया है. वेदर द कंपनी हैज़ कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या तो हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ विदाउट द वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द RBI एज पर द RBI एक्ट 1934. क्या कोई ऐसी नॉन बैंकिंग क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसने NBFC या तो हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर रही है वो, लेकिन उसने वैलिड सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है RBI का, तो ऐसा कुछ है तो वो भी हमको बताना पड़ता है. वेदर द कंपनी इज़ अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्या कोई कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि डिफाइंड की गई है इन द रेगुलेशंस मेड बाय द RBI. अगर है तो वेदर क्या वो कंटिन्यू कर रही है, फुलफिल कर रही है उसका क्राइटेरिया CIC का. एंड इन केस अगर कंपनी का कंपनी एंड इन केस द कंपनी इज़ एन एग्जम्ड, अगर कंपनी को एग्जम्ड किया गया या तो अनरजिस्टर्ड CIC है, तो वेदर इट कंटिन्यू टू फुलफिल सच क्राइटेरिया, क्या वो कंपनी फुलफिल कर रही है उस क्राइटेरिया को, CIC के क्राइटेरिया को, अगर एग्जम्ड है या तो अनरजिस्टर्ड है तो. वेदर द ग्रुप हैज़ मोर देन वन CIC एज अ पार्ट of the group. if yes indicate the numbers of the CICs which are the part of the group, मतलब एक से ज़्यादा है CIC एक ग्रुप के अंदर, अगर ऐसा कुछ है तो इंडिकेट कीजिए कि कितने CIC हैं उस ग्रुप के अंदर जो कि उस पार्ट बने हुए हैं उस ग्रुप का. वेदर द कंपनी हैज़ इनकर्ड द कैश लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर, क्या कंपनी ने कोई कैश लॉसेस इनकर्ड किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर में एंड इमीडिएट प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, और उसके पीछे भी, मतलब इमीडिएट प्रीसीडिंग मतलब पिछला साल के अंदर भी कोई भी ऐसे कैश लॉसेस हुए हैं, अगर हुए हैं तो बताइए अमाउंट ऑफ द कैश लॉसेस. वेदर क्या देयर हैज़ बीन एनी रेजिग्नेशंस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या कोई रेजिग्नेशंस हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दरमियान में अगर हुआ है तो बताइए कि ऑडिटर हैज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन द इश्यूज ऑब्जेक्शंस या तो कंसर्न रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर, यानी उसने क्या रीजंस थे उसके, क्यों वो छोड़ के गया ऑडिटर, क्या उसने ऑब्जेक्शंस लगाए, क्या उसके कंसर्न्स उसने रेज़ किए थे, वो जो छोड़ के गया है ऑडिटर उसने, वो सब बताइए यहाँ पर. ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द रियलाइजेशंस ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स and the payment of the financial liabilities, other informations accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the board of the director and the management plans were
whether the auditor is in the opinion that the no material uncertainty exists as on the date of the audit reports that the company is capable of meeting its liabilities existing at the date of the balance sheet as and when they fall due within the period of the 1 year from the balance sheet date, यानी गोइंग कंसर्न की बात हो रही है. Whether in respect of the other than ongoing project the company has transferred the unspent amount to the fund specified in the schedule 7 टू द कंपनीज एक्ट. क्या अदर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी ने ट्रांसफ़र किया गया है कोई अनस्पेंड अमाउंट, मतलब जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर जो भी अनस्पेंड अमाउंट बची है, क्या उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है किसके अंदर, जो कि स्पेसिफाइड किया जाता है शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से 6 मंथ के अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से इन कंप्लायंस विद द सेकंड प्रोविजंस ऑफ द सब सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 135 ऑफ द सेड एक्ट. मतलब शेड्यूल 7 के हिसाब से कंपनीज एक्ट के हिसाब से विद इन द पीरियड ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इसको ट्रांसफ़र करना होता है. तो अगर क्या ऐसा कुछ किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है कुछ भी अनस्पेंड अमाउंट था एक प्रोजेक्ट का उसको वेदर एनी अमाउंट रिमेन अनस्पेंड, अगर कोई भी अमाउंट अनस्पेंड रहती है अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट परसुएंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर has been transferred to the specific account in the compliance with the provision of the subsection 6 of the section 135 of the said act. मतलब कोई भी प्रोजेक्ट की अनस्पेंड अमाउंट रहती है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है टू द स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है ताकि कंप्लायंस हो पाए सब सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 135 ऑफ द सेड एक्ट का. तो क्या कंपनी ने ऐसा किया गया है. वेदर देयर हैज़ बीन एनी क्वालिफिकेशन या तो एडवर्स रिमार्क बाय द रेस्पेक्टिव ऑडिटर, क्या कोई क्वालिफिकेशन या तो एडवर्स रिमार्क है किसकी रेस्पेक्टिव ऑडिटर इन द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डिनेंस कारो रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर कोई है तो इंडिकेट कीजिए डिटेल्स ऑफ द कंपनीज एंड पैराग्राफ नंबर्स ऑफ द कारो रिपोर्ट कंटेनिंग द क्वालिफिकेशंस या तो एडवर्स रिमार्क. यानी कि क्या ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन या तो एडवर्स रिमार्क इन रिस्पेक्ट टू द ऑडिटर्स इन द कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कारो रिपोर्ट के अंदर क्या कोई ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन या तो एडवर्स रिमार्क दी है कंपनीज के CFS के अंदर. मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द कंपनीज़ है जिसका CFS बन रहा है और उसके ग्रुप ऑफ द कंपनीज़ के अंदर भी कोई एक कंपनी है जिसका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कारों के अंदर किसी एक ऑडिटर ने उसको एडवर्स या तो कैसी क्वालिफिकेशन रिमार्क दी है. तो क्या ऐसी कोई एडवर्स या तो क्वालिफिकेशन रिमार्क दी है एक ग्रुप जो है उसकी जो बोलते हैं ना उसकी एक कंपनी जो है, एक ग्रुप की एक कंपनी जो है उस एक कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कारो एप्लीकेबल था और कारो एप्लीकेबल होने के हिसाब से क्या उस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो उस कंपनी का था और उस ऑडिटर ने जो भी उस ऑडिटर ने ऑडिट किया था उस ऑडिटर ने क्या वहाँ पर एडवर्स या तो क्वालिफिकेशंस की रिमार्क दी है. अगर है तो इंडिकेट कीजिए डिटेल्स कि वो कौन सी कंपनी थी, पैराग्राफ नंबर दीजिए उसका कि कौन से पैराग्राफ नंबर के अंदर ये एडवर्स या तो क्वालिफिकेशन रिमार्क्स और उस ऑडिटर ने दी गई है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर ऑफ द कारो रिपोर्ट कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन या तो एडवर्स रिमार्क. पैरा 4 देखते हैं. रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर द अनफेवरेबल या तो क्वालिफाइड उसका आंसर. पैरा 4 के अंदर रीज़न बताना पड़ता है अनफेवरेबल या तो क्वालिफाइड आंसर्स का. तो यहाँ पर वह जहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट आंसर टू एनी क्वेश्चंस रेफर टू इन द पैरा 3 इज़ अनफेवरेबल. मतलब ऊपर जितने भी पैरा 3 के अंदर ये जो भी पॉइंट्स थे, क्लॉजेस थे, अगर इसके अंदर कुछ भी अनफेवरेबल या तो क्वालिफाइड होता है तो द ऑडिटर रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट द बेस बताना पड़ता है कि किस बेसिस के ऊपर ऑडिटर इसके अंदर अनफेवरेबल या तो क्वालिफाइड आंसर्स दे रहा है. एज द केस मे बी वेयर द ऑडिटर इज़ अनएबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन. अगर ऑडिटर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ओपिनियन ऑन दी स्पेसिफाइड मैटर जो भी रिपोर्ट की गई है उसके द्वारा, तो सेल इंडिकेट सच अ फैक्ट. वो फैक्ट बताएगा टुगेदर विद द रीज़न भी बताएगा कि क्यों वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए ओपिनियन देना उसके ऊपर. यानी ऑडिटर अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसका ओपिनियन कोई भी स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर हिज रिपोर्ट शैल इंडिकेट, तो उसकी रिपोर्ट के अंदर ये बताना पड़ेगा फैक्ट के साथ, ये रीजंस के साथ
कि क्यों वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए ओपिनियन देना उसके ऊपर। केस स्टडी देखते हैं। मैसल्स ए बी एन कंपनी एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, मुंबई बेस्ड है वो। मिस्टर ए एंड बी पार्टनर्स है ऑफ द फर्म। द फर्म इज एंगेज इन द वेरियस असाइनमेंट इंक्लूडिंग द ऑडिट्स। द पार्टनर्स आर टेकिंग अ समरी, पार्टनर्स समरी निकाल के लाए हैं फॉर दर वर्क इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दैमसेल्व्स टू फाइनलाइज द ऑडिट, फाइनलाइज करना है ऑडिट, उसके लिए वो लोग समरी निकाल के लाए हैं। एंड इश्यू द ऑडिट रिपोर्ट, और इश्यू करना है ऑडिट रिपोर्ट को वेरियस क्लाइंट को। यू आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस, हमको आंसर करना है क्वेश्चंस, ये हमको केस स्टडी दिया गया है। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द मैशल्स पर्सिस्टेंट एंड कंपनी, मिस्टर ए ने ये फाउंड आउट किया है कि जो फर्म है वो चेंज कर रही है मेथड ऑफ द डेप्रीशिएशन WDV से SLM, बट नॉट गिवन द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अभी यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है, तो जब भी चेंज किया जाता है WDV से SLM पे, तो अब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट माननी होती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं माननी होती है। मिस्टर ए हैज़ कैलकुलेटेड द डिफरेंस ऑफ द डेप्रीशिएशन, मिस्टर ए ने कैलकुलेट किया है डिफरेंस डेप्रीशिएशन का, बट मैसल्स पर्सिस्टेंट एंड द कंपनी हैज़ स्टेटेड दैट, मैसल्स पर्सिस्टेंट एंड कंपनी ने ये बोला है कि दे डू नॉट वांट टू चेंज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो चेंज नहीं करना चाहते फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एंड इफ़ द ऑडिटर पर्सिस्ट दे मे गिव द इफेक्ट्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी क्या दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं। तो इन केस ऑफ द मैसल्स पर्सिस्टेंट इन द कंपनी, व्हाट वुड बी द आइडियल ऑडिट ओपिनियन, क्या आइडियल ऑडिट ओपिनियन होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा बी, क्या आएगा यहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप हो रहा है, लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप हो रहा है क्या, हाँ लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप हो रहा है। और डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट हो रहा है क्या, बिल्कुल डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट भी हो रहा है। क्या वो मटेरियल है, बोले हाँ मटेरियल है, लेकिन क्या वो परवेजिव उसकी इफेक्ट आ रही है, बोले नहीं परवेजिव इफेक्ट नहीं आ रही है। क्यों परवेजिव इफेक्ट नहीं आ रही है, क्योंकि जो करना चाहिए था वही हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देनी चाहिए थी, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देनी चाहिए थी, और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की बोल रहे हैं वो लोग, तो करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हो रही है। पहले क्या हो रहा है, मटीरियलिटी है, लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप है, एंड डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट है। इस वजह से हम लोग क्या देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। सेकंड केस देखते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द मैसल्स डिपियर्स ब्रदर्स, मिस्टर बी ने ऑब्जर्व किया है दैट द फर्म हैड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द कैश सेल्स, फर्म के पास बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ द कैश सेल्स है। एंड कोई भी डिटेल्स वेर नो डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स टू हुम द सेल्स वर मेड, लेकिन कोई डिटेल नहीं है कस्टमर की जिसको सेल्स किया गया है। फर्दर द कैश जनरेटेड वॉज नॉट इवन डिपॉजिटेड, जो भी कैश जनरेट हुई थी उसको डिपॉजिट बैंक के अंदर नहीं किया गया है रेगुलर बेसिस के ऊपर। जब मिस्टर बी ने ये पूछा फर्म को कि उनको दीजिए, मिस्टर बी को दीजिए क्या अपॉर्चुनिटी टू काउंट द कैश, मतलब कैश को काउंट करने दीजिए मिस्टर बी को, तो मैनेजर क्या बोल रहा है, मैनेजर ऑफ द फर्म बोल रहा है कि कैश जो है वो ओनर के पास है एंड कैन नॉट बी अवेलेबल टू द ऑडिटर, और वो अवेलेबल नहीं होती है किसको, ऑडिटर को, फॉर द चेकिंग पर्पज़ के लिए ऑडिटर को अवेलेबल नहीं होगी। मैनेजर ऑल्सो डिक्लाइन दैट टू गिव एन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टॉक वेरिफिकेशंस टू द मिस्टर बी, मतलब डिक्लाइन कर रहा है, स्टॉक को भी काउंट करने नहीं दिया जा रहा है ऑडिटर को, मतलब वेरीफाइड नहीं करने दिया जा रहा है ऑडिटर को। इन केस ऑफ द मैसल टेबर्स ब्रदर्स व्हाट ऑडिट ओपिनियन शुड दी ऑडिटर गिव, कौन सा ऑडिट ओपिनियन ऑडिटर देगा, तो यहाँ पर आएगा ऑडिटर देगा डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन। कैसे डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन देगा, तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट हो रहा है, नहीं डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट हो नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो जो भी चीज़ें जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो तो सही, मैनेजमेंट जो भी चीज़ें बोल रहा है मतलब उसके अंदर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है मैनेजमेंट के साथ, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सब। सिर्फ उसको कैश चेक करने नहीं दिया जा रहा है, और क्या चेक करने नहीं दिया जा रहा है, स्टॉक चेक करने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप है, क्योंकि ये दो चीज़ें चेक करने नहीं दिया जा रहा है। बोले हाँ लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप तो है, क्या वो मटेरियल है, बोले हाँ मटेरियल है, कैश और स्टॉक दोनों मटेरियल ही होता है। क्या उसकी इफ़ेक्ट परवेजिव है, हाँ हो सकती है, क्योंकि पॉसिबल इफेक्ट हो सकती है कि उसके अंदर कुछ लोचा हो सकता है, और पॉसिबल इफेक्ट की वजह से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे वो इफेक्ट दे सकती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कौन सा ओपिनियन देंगे, डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन देंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्सुएसिव है, इसलिए अरे परवेजिव है, सॉरी परवेजिव इफेक्ट है उसकी, परवेजिव है इसलिए परवेजिव भी है, मटेरियल भी है, और लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप भी डाला जा रहा है, इसलिए हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन देंगे। अकॉर्डिंग टू यू what would be the appropriate course to take
इन केस ऑफ द मैसल्स ऑनेस्ट एंड एसोसिएट, हमारे हिसाब से क्या अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ द एक्शंस टेकन किया जाना चाहिए मैसल्स ऑनेस्ट एंड एसोसिएट के द्वारा। यहाँ पर देखते हैं केस ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट ऑफ द मैसल्स ऑनेस्ट एंड एसोसिएट मिस्टर ए केम टू नो, मिस्टर ए को पता चला कि जो फर्म है वो चेंज कर रही है उसका मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। दिस चेंज हैज़ मटीरियल इम्पैक्ट, इसकी मटीरियल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म हैज़ मेड द रिलेवेंट डिस्क्लोजर उसने किया है इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हैज़ गिवन द प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी की गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग कौन सा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर हम लोग सी देखेंगे, मेंशन द फैक्ट ऑफ द चेंजेस इन द मेथड इन दी एम्फेसाइज ऑफ द मैटर पैराग्राफ। ईएमपी के अंदर हमको ये चेंज बताना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सारी चीज़ परफेक्ट थी, मतलब यहाँ पर हम लोग कौन सा ओपिनियन देने वाले थे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने वाले थे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन यहाँ पर देने वाले थे, लेकिन यहाँ पर अनमॉडिफाइड उसने नहीं लिखा है, लेकिन उसने क्या लिखा है, मेंशन द फैक्ट ऑफ द चेंजेस इन द मेथड इन द एम्फेसाइज ऑफ द मेथड पैराग्राफ। यानी ईएमपी के अंदर हम ये चीज़ डाल के रख देंगे, क्या चीज़ डालेंगे कि जो मेथड है वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक की वो चेंज की गई है। इसके बाद देखते हैं when the auditor after conclusion of the audit exercise is of the opinion that there are material misstatement in the financial statement। ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया और उसके बाद उसको पता चला कि यहाँ पर तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, बट दे आर नॉट परवेजिव, वो परवेजिव नहीं है, देन व्हाट शुड बी एन ऑडिटर्स डू, क्या ऑडिटर करेगा इस केस के अंदर। तो यहाँ पर ऑडिटर इश्यू करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन। कैसे, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो मटीरियल तो है, हाँ मटीरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, लेकिन वो परवेजिव नहीं है, मटीरियल है लेकिन परवेजिव नहीं है। मटीरियल होता है और परवेजिव नहीं होता, तो हम लोग कौन से देते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट, सारे मटीरियल एस्पेक्ट के अंदर ये प्रिपेयर किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, एफआरएफ के हिसाब से किए गए हैं, शेल गिव। अब इसके अंदर कौन सा ओपिनियन देंगे हम लोग, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें सही है, तो सारी चीज़ें सही होती है तो हम क्या करेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। एमसीक्यूज देखते हैं, वाइल एक्सप्रेसिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, मतलब दिया जा रहा है, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शेल नॉट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, कौन सा फेज ऑडिटर यूज़ नहीं करेगा, कौन सा फेज ऑडिटर यूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ऑडिटर विद द फोरगोइंग एक्सप्लेनेशंस, ये फेज वो यूज़ नहीं करेगा। डैश इज़ द पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रेफर्स टू द मैटर्स अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड या तो डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से, ऑफ सच इंपॉर्टेंस, उसका इतना इंपॉर्टेंस है, दैट इट इज़ फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि कौन सा मैटर वो ऑडिटर यूज़ करेगा, जो रेफर करेगा मैटर जो कि अप्रोप्रिएट है, प्रेजेंटेड और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की बात हो जा रही है। हाँ, तो यहाँ पर ईएमपी हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम लोग कौन सा मैटर का पैराग्राफ यूज़ करते हैं, तो एम्फेसाइज ऑन द मैटर का पैराग्राफ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखते हैं क्या आंसर आता है, सेकंड के अंदर ए आता है। अगर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होती है तो हम लोग कौन सा अदर मैटर पैराग्राफ यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर रिपोर्ट कंस्टिट्यूट अ सब्सटीट्यूट फॉर द डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी की ऑडिट मैटर नाक देने से हम सब्सटीट्यूट, की ऑडिट मैटर जो है वो सब्सटीट्यूट है डिस्क्लोजर ऑफ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो बोले नहीं, ये तो गलत हो गया, की ऑडिट मैटर्स तो नाखना ही है, प्लस साथ में डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देना है। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि की ऑडिट मैटर तो सब्सटीट्यूट है डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ये गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग, मॉडिफाइड ओपिनियन ना करते हुए इन द सेक्शन इन अकॉर्डेंस विद SS 705 के हिसाब से मॉडिफाई नहीं करना है दी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या कर सकता है, मॉडिफाइड ना करेगा, मतलब मॉडिफाइड नहीं करेगा, लेकिन वो सिर्फ की ऑडिट मैटर नाक देगा इन दी ऑडिट रिपोर्ट विद दी अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो क्या ये सही होगा, नहीं, ये भी यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता कि मॉडिफाइड ओपिनियन तो ऑडिटर को देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मॉडिफाइड ओपिनियन ना दे और की ऑडिट मैटर के अंदर वो सिर्फ लिख दे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आएगा नन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। थर्ड के अंदर क्या आएगा, डी आएगा।
फोर्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। SS700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट है। SS701 की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये भी सही है। SS705 कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गलत है। SS706 EMP एंड OMP की बात करता है इन द इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट, ये भी सही है। तो मतलब क्या आएगा, सी आंसर आएगा। फिफ्थ देखते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉइंट ऑडिटर आर गवर्नड बाय SS200, SS229, SS299, SS230। तो यहाँ पर क्या आएगा, 299 के अंदर जॉइंट ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, फिफ्थ के अंदर सी।